हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं जो जनरल स्टडीज़ की मैं वीडियोस बना रही हूँ उसमें पार्ट 3। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, सेकंड पार्ट में ज्योग्राफी के किए थे और आज ये पार्ट 3 में डिस्कस करने जा रही हूँ जिसमें हम थोड़े से पॉलिटी के अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही और पार्ट्स भी बनाऊंगी मैं वीडियोस के। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, हमें बताना है कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी एन राव। ठीक है, तो डॉक्टर बी एन राव के बारे में एक बात और है कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी जज थे। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज भी थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। हु प्रिसाइडेड ओवर, ठीक है, मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उस वक्त जो है प्रेसिडेंट कौन बने थे। ठीक है, इनॉग्रेशन जब हुआ था तब, या इनॉग्रल मीटिंग जब हुई थी तब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये सिर्फ आई थिंक 2-3 दिन के लिए ही बने थे क्योंकि टेम्पररी या इंटरिम थे। ठीक है, टेम्पररी को इंटरिम भी बोलते हैं। तो जो प्रेसिडेंट थे ये टेम्पररी थे। ठीक है, उसके बाद जो मेन बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो 11 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सबको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन। ठीक है, इन डिज़ाइन जो है नेशनल फ्लैग का वो कब लिया गया था, तो इसका ईयर है जुलाई 1947। ठीक है, जुलाई 1947 में लिया गया था। और एक बात और बतानी है इसके बारे में कि ये डिज़ाइन किसने किया था, अगर पूछा जाए नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन किया था, तो ये डिज़ाइन किया था मिसेस सुरैया बदरुद्दीन। ठीक है, तैयब जी, मिसेस सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो हैं आईसीएस ऑफिसर थी पीएमओ में 1947 में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आईसीएस ऑफिसर थी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से एक्ट में इलेक्शन जो है वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुए थे, तो इसका आंसर है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस एक्ट को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेचर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इनिशियली क्या था कि जो एक्ट बनने वाला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट बनने वाला था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ बर्मा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था इसमें 321 सेक्शंस थे एंड 10 शेड्यूल्स थे। ठीक है, 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। और गवर्नमेंट ऑफ बर्मा जो था शायद उसमें 152 या 154 सेक्शंस थे, ऐसा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम मौर्य डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम्बलम है उसमें मौर्य डायनेस्टी से क्या लिया गया है, तो सिंपल है, मौर्य डायनेस्टी में शेर जो लायन का वो था वो माना जाता था, उनका जो सिंबल था वो था, तो वहाँ से हमें 4 लायंस जो हैं अपने एम्बलम में वो मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेज अ सेक्युलर स्टेट मीनिंग। सेक्युलर स्टेट का मीनिंग बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट है आपका, द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, ये करेक्ट है। सेकंड है, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इन इज अलाउड टू ऑल द पीपल, ये भी ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एक्सेप्शन आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ये गलत है, ऐसा कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है, द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस, ये हमें पता ही है कि किसी भी जात धर्म के ऊपर किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, वेयर डिड मिस्टर एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस। ठीक है, कब जो है मिस्टर एटली जो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने ट्रांसफ़र की थी पावर। ठीक है, तो ये की थी आपकी जून 1948 में। ठीक है, 9 जून 1948 में की थी।
और मिस्टर एटली ने ही अनाउंस किया था अपॉइंटमेंट ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। जो वाइसरॉय थे, लॉर्ड माउंटबेटन का जो अपॉइंटमेंट था वो मिस्टर एटली ने ही किया था, ठीक है। और रिप्लेस किसे किया था? लॉर्ड वेबल को, ठीक है। लॉर्ड वेबल को रिप्लेस करके लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंट किया था वाइसरॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ओरिजिनल नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट कंट्रीज से ली गई हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन। तो फर्स्ट सेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली, ठीक है। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को ये न्यू दिल्ली में हुआ था। और जो आपका पहले क्वेश्चन था उसका आंसर इसी में है। इस फर्स्ट सेशन में ही सच्चिदानंद सिन्हा जो थे प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 2 दिन बाद जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कौन नहीं थे? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग अंडर हुम among the following was the first draft of constitution of India prepared by the advisory branch of office of constituent assembly, ठीक है। तो किसके अंडर में फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर हुआ था, ठीक है, एडवाइजरी ब्रांच के द्वारा। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मिस्टर B.N. राव, ठीक है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग अ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड इन रिस्पॉन्स टू द। तो फर्स्ट एफर्ट जो हुआ था ड्राफ्ट करने में जो डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया है वो हुआ था अकॉर्डिंग टू साइमन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट गिवन बाय। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया जो है वो किसने दिया था? वो दिया था मिस्टर मिस्टर M.N. रॉय ने, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। M.N. रॉय जो है फाउंडर थे ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी भी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी, इन दोनों पार्टीज के ये फाउंडर भी थे। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 2 ही ऑप्शन ट्रू हैं इसमें, तो मल्टी पार्टी बॉडी है और इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाईकैमरल। बाईकैमरल का मतलब होता है 2 पार्ट्स में, ठीक है, 2 पार्ट्स में। तो कौन से एक्ट ने किया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेस्टेड द रेजिडुअरी पावर इन द, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नर जनरल को पावर मिल गई थी, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन। स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन कौन सी जगह से ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से ली गई है, ठीक है। ऐसे ही है और चीज़ें भी। कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कहाँ का फॉलो करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, यूके, ठीक है। इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर वो जो हैं आर द रेप्लिका ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ विच कंट्री, ठीक है। ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का जो कंसेप्ट था वो कहाँ से आया है इसमें? तो आया है ए, ब्रिटेन से, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। तो सेक्युलर स्टेट कहाँ से पता चलता है हमारा? प्रियम्बल से, ठीक है। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर्स ऑफ स्टेट आर वेस्टेड इन द। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में रियल पावर किसके पास होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड देयर सोर्स इज रॉन्गली मैच्ड। हमें इसमें बताना है कि गलत क्या मैच हुआ है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ब्रिटिश प्रैक्टिस जो है ब्रिटिश से लिया गया है आपका रूल ऑफ लॉ, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप। ये 3-4 चीज़ें हैं, ये ब्रिटिश प्रैक्टिस से ली गई हैं, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू वर्क एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट। ये यूनिटरी गवर्नमेंट कब काम करती है? इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी,
ठीक है। ऐसे ही अभी आपको बताया है इस क्वेश्चन का आंसर, रूल ऑफ लॉ पूछा है कहाँ से लिया गया है। करेक्ट ऑप्शन इज ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिजेंबल द अमेरिकन। अमेरिकन से कौन सी चीज़ रिजेंबल नहीं करती है? तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सही है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये भी ठीक है। फंडामेंटल राइट्स वहाँ पर भी हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वहाँ पर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रियम्बल करेक्ट? इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये एकदम ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडिया ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से लिया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफेसिजेज, एनविसेजेस का मतलब होता है आपका परिकल्पना। ठीक है, प्रियम्बल की परिकल्पना जो है में मतलब परिकल्पना जो की गई है वो क्या है? तो ऑप्शन डी, इट हैज सेपरेट एंटिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल? इसमें हमें सेक्युलरिज्म है, सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जो नहीं है वो है फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ इंडिया सोवर्जिनिटी लाइज इन। सोवर्जिनिटी हो या अभी बताया है सेक्युलरिज्म हो, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिज्म हो और डेमोक्रेटिज्म हो या फिर सोवर्जन हो, ये सब प्रियम्बल में से ही आए हुए हैं। ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो ग्रांट हुए थे? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 29-30। ठीक है। इफ एन इंडियन सिटीजन इज डिनाइड अ पब्लिक ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज डिनाइड? राइट ऑफ इक्वालिटी डिनाई हो जाएगा। अगर कोई भी इंडियन है उसे किसी भी पब्लिक ऑफिस में नहीं जाने दिया जा रहा है या काम नहीं करने दिया जा रहा है रिलीजन की वजह से, तो कौन सा फंडामेंटल राइट डिनाई होगा? राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि इक्वालिटी जो है वो ये बताता है कि कोई भी जो है काम वो अकॉर्डिंग टू रिलीजन नहीं होता है, सबको हक है इंडिया में कहीं भी काम करने का, कहीं भी जाने का। ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी कॉज्ड बाय सिर्फ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है। तो ये थे आपके करंट अफेयर मतलब सॉरी जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिटी। ठीक है। तो हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको मेरी वीडियो ये वाली अच्छी लगी है तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी देख सकते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। कुछ पार्ट डिस्कस किया था बल्कि। अभी अगर आप इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगी इसी से रिलेटेड। ठीक है। तो ये थे आपके। अभी एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है। तो ये थे आज के जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अच्छी लगती है, लाइक करते हैं, व्यू करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अपडेट्स के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।